हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, जैसा कि हर एक लेक्चर में हम सबसे पहले आपके सामने प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन लाते हैं, तो आज का सवाल आपका आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आर्टेमिस अकॉर्ड से, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो पहला स्टेटमेंट है, दैट इज इट इज अ फ्रेमवर्क टू पीसफुली इवॉल्व ह्यूमंस एज इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज। The second statement is India is a signatory of this accord. The third statement is critics term it as reinforcement of US hegemony. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। कहाँ अटेम्प्ट करें? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाइए, जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि आर्टेमिस अकॉर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, क्यों न्यूज़ में आया रिसेंट में। एक चीज़ समझना दोस्तों, न्यूजीलैंड अभी अभी इस आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन कर चुका है और ये ऐसा करने वाला 11th कंट्री है। कौन सा? 11वां ऐसा देश है जो कि इसको ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, अब देखो आर्टेमिस अकॉर्ड का बेसिक्स देखें तो ये समझिए कि आर्टेमिस अकॉर्ड नासा ने पिच किया था 2020 में। ठीक है, 2020 में इसको पिच किया गया था। ये जो एग्रीमेंट है ये लूनर एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड के लिए है। मतलब ह्यूमन कॉलोनीज जो हम बरसाएंगे फ्यूचर में, जो वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये फ्यूचर में जितना भी स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा ये ऑलमोस्ट सभी को कवर करता है। ध्यान रखना, ये सभी के सभी को कवर अप करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड कॉमर्शियल प्लेयर्स। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत अभी मैं आपको प्रिंसिपल्स इसके बताऊंगा आर्टेमिस अकॉर्ड के, आपको रियलाइज होगा कि बहुत वाइड स्कोप वाली पॉलिसी लिखी हुई है, बहुत वाइड स्कोप। ठीक है, अच्छा, अब इसके सिग्नेटरीज का नाम देख लो दोस्तों, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको हम साउथ कोरिया भी कहते हैं, यूके, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड यूक्रेन। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये सिग्नेटरीज को याद कैसे रखोगे ये समझना। ठीक है, सिग्नेटरीज तो बहुत सारे हो गए, 11 हो गए अब टोटल। ठीक है, तो एक चीज समझो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, कहाँ से आ गए? जो आपके एकदम कोना का मैप का होता है वहां से आ गए। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका यूएस, कनाडा, ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद है आपका यूके, फिर उसके बाद लग्जमबर्ग। ठीक है, और इसके बाद है आपका इटली। समझ में आ रहा है ये चीज़? फिर यहाँ से साउथ कोरिया एंड जापान, जापान ने भी ज्वाइन कर लिया है, राइट? यप, एंड देन यूक्रेन। यूक्रेन रशिया का इन्फ्लुएंस में रहता था कभी, आज की डेट में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा यूएई। आई होप ऐसे मैप में आपको समझ में आ रहा है, लोकेशन रिलेटिवली आपको समझ में आ रही है मैं कहाँ कहाँ बता रहा हूँ। ये पूरा आपका यूरोप हो गया। ठीक है, साउथ कोरिया, जापान क्या हो गए? आपके एशिया हो गए। यूएई आपका एशिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपका साइड में हो गए। और फिर ब्राज़ील, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो चीज़ों को क्लब करके रखोगे तो याद हो जाएंगे। जहाँ भी आपके पास ज़्यादा डेटा है, प्लीज़ ट्राई टू क्लब देम एज पर सम स्टैंडर्ड या पॉलिसी, जैसे भी आप करना चाहो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लब करके बताया, रीजन वाइज मैंने क्लब कर दिया। ठीक है, यूके, लग्जमबर्ग, इटली एंड यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन कभी रशिया का एसोसिएट था, यूएसएसआर का पार्ट था, बट आज की डेट में काफ़ी अपोजिट हो चुका है ना। और आपको स्कर्मिशेस की भी एक खबर आई हुई जिसमें आपका एक छोटा सा एरिया यूक्रेन का रशिया ने आज की डेट में कब्जा लिया है। तो आप उसके कारण जो रशिया है उसको G8 से बाहर कर दिया गया था। पहले G8 था, आज की डेट में ये G7 है। ठीक है, तो उसी कैप्चर के कारण आपका जो रशिया है उसको G8 से बाहर कर दिया गया था। आपको मुझे बताना है उसका नाम, यूट्यूब के नीचे सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसका आंसर मैं आपको, जो भी कमेंट करेगा मैं जरूर बताऊंगा उसको क्या है। ठीक है, तो कौन सा पेनिनसुला है जिसके ऊपर टसल चल रहा था, ये आपको ये बताना है, जो यूक्रेन के पास था बट रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ब्लैक सी के काफ़ी पास में है, बिल्कुल उसको एक्सेस मिलती है रशिया को वहाँ से, इसीलिए वो कब्जा किया गया था। जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा, यूक्रेन का भी एक स्टोरी इसके पीछे ये है कि यूक्रेन के पास एक टाइम पे यूक्रेन में मैक्सिमम न्यूक्लियर आर्सेनल डिप्लॉयड थे यूएसएसआर के। बट जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और रशिया उसकी हेजेमोनी को इनहेरिट किया, ठीक है, तो फिर यूक्रेन से जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सारे के सारे रशिया ने अपने पास बुला लिए। और आज की डेट में यूक्रेन कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, रशिया है ना। और क्या कहते हैं आपका, देखिए रशिया धौंस दिखा रहा है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। अगर यूक्रेन उस समय थोड़ा सा भी दूरदर्शिता या फार साइटेडनेस दिखाया होता तो वो न्यूक्लियर हथियार अपने यहाँ रखा रहता एंड टुडे ही वुड हैव गॉट बिगर स्टैचर दैन रशिया। ठीक है, चलो अब देखो, मेजर स्पेस प्लेयर्स लाइक इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी आर नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस अकॉर्ड। दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं साइन किए अभी तक, कुछ तो रीज़न होगा।
ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्यों क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ नॉट साइन ऑन टू द अकॉर्ड, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी साइन नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी साइन नहीं करेगी तो उसके मेंबर स्टेट साइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके मेंबर स्टेट्स ने बहुत सारे इस पर साइन कर दिया है, ध्यान रखना, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है, तो और इटली हो गया, तो इन्होंने अपना जाकर के साइन कर दिया है। तो ये आई होप समझ में आ रहा है आपको कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। अकॉर्ड में क्या है ये समझ में आया। अकॉर्ड में क्या है कि भाई हम लूनर एक्सप्लोरेशन या उसके बाहर जो आउटर स्पेस में जो भी एक्सप्लोरेशन करेंगे वो सारा का सारा हम कोलैबोरेटिवली करेंगे। इनका कहना था कि हम मिलजुल के करेंगे, कुछ प्रॉपर नियम बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब आर्टेमिस प्रोग्राम की बात करूं तो ध्यान रखो, टू बूस्ट ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय नासा, तो नासा अब कोशिश कर रही है कि जितना से जितना हो सके ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन पॉसिबल बनाया जाए। और अभी जो 2024 में इनका स्टेटमेंट है या टारगेट है आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर में, दैट इज कि फर्स्ट वुमन एंड नेक्स्ट मैन को मून की सरफेस पे हम लैंड करवा पाए। ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन बाय 2024। तो ये सारी चीजें दोस्तों फैक्ट में काम आएंगी, ध्यान रखना। हो सकता है यूपीएससी इसी पे सवाल पूछ दे आर्टेमिस प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, नासा का है पहली चीज। तो दूसरी चीज कि ये 2024 में होगा। तीसरी चीज कि इसमें फर्स्ट वुमेन को कोशिश किया जाएगा कि वो मून पे लैंड करें और उस पर चलें, और नेक्स्ट मैन तो भेजा ही जाएगा, दैट्स टोटली ओके, बट फर्स्ट मून 2024 नासा, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके अब देखो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो कि मून या आउटर स्पेस के लिए आज की डेट में लगे हुए हैं या फिर उनके ऊपर काम चल रहा था और ट्रिटी साइन हो चुकी है उनके ऊपर। ठीक है, तो वो गवर्न करते हैं आज की डेट की किसी भी पॉलिसी को। ठीक है, इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं आउटर स्पेस के लिए, तो दे आर आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 एंड द मून एग्रीमेंट ऑफ 1979। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 एंड मून एग्रीमेंट ऑफ 1979। देखो फाउंडेशनल प्रिंसिपल फॉर स्पेस ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बेसिकली फाउंडेशनल प्रिंसिपल ले डाउन करता है। इससे क्या है कि एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज सारी ह्यूमैनिटीज के लिए है। इन्होंने ये कहा है किसी भी सिंगल कंट्री की मोनोपोली नहीं हो सकती है। क्या चीज़ नहीं हो सकती? किसी भी सिंगल कंट्री की मोनोपोली नहीं हो सकती है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ये आउटर स्पेस ट्रीटी ये कहती है कि जो आउटर स्पेस है दैट इज फॉर ऑल, सभी कोई उसका यूज कर सकते हैं, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। और शायद इसीलिए इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया तुरंत 1982 में। ठीक है, अब देखो प्रिवेंट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आउटर स्पेस रिसोर्सेज, तो ये कहते हैं कि भाई जो मून एग्रीमेंट ये कहता है कि जो आउटर स्पेस है, ठीक है, आउटर स्पेस रिसोर्सेज जैसे मून हो गया, आज की डेट में अफ्रीकन कोई भी कंट्री नहीं पहुंच पाई है, मुश्किल से 5 से 6 देश पहुंच पाए हैं वहां तक। ठीक है, मून पे प्रॉपरली लैंड कर पाए हैं, 5 से 6 भी नहीं है दोस्तों, मतलब ऑर्बिट में देखोगे तो 5 से 6 हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ देश पहुंच गए तो ये उन्हीं का रिसोर्स हो गया, अब हमने पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली, भाई मून हमारा है, यूएस ऐसा बोलने लग जाए, तो ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? क्योंकि एक मून एग्रीमेंट हो चुका है 1979 का, और इन्होंने कहा है कि आप कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो? कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो किसी भी आउटर स्पेस रिसोर्स का। ठीक है, ओनली 18 कंट्रीज साइंड द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग इंडिया एंड फ्रांस। ध्यान रखना, इंडिया और फ्रांस को मिला करके ओनली 18 देशों ने, 18 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। यूएस, रशिया एंड चाइना हैव नॉट साइंड द एग्रीमेंट। क्यों नहीं करेंगे भाई? ऑब्वियस ही बात है, दे आर द वंस जो कि सबसे पहले लैंड किए हैं, सबसे पहले किसी भी एक्स्ट्रा प्लैनेट पे पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्यों हेजेमनी, क्यों अपना एडवांटेज खोना चाहेंगे? कोई भी देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है दोस्तों। इन डिप्लोमेसी देयर इज नो फ्रेंड नो एनिमी, एक्चुअली कहना चाहिए नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। केवल और केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो बिल्कुल सी बात है कि हम, अब मेरे पास कोई एडवांटेज है तो मैं उसको क्यों खोना चाहूँगा। ठीक है, अब देखो नासा से उठाया गया है दोस्तों, ठीक है, एक वेल रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में भी ये छपा था प्रॉपरली, द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ठीक है, क्या क्या है अकॉर्ड्स? देखो, पीसफुल एक्सप्लोरेशन, बहुत शांति से हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। ध्यान रखना, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। ये नहीं कि भाई चाइना यूएसए से लड़ने लग गया कि नहीं चांद पे ये ज़मीन मेरी है, मैं यहाँ सबसे पहले उतरा था तो तुम सबसे पहले उतरे थे। भाई कोऑर्डिनेट करके काम कर लो। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, पीसफुल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब आप वेपनाइज करने लग गए कि चांद से हम मिसाइल मारेंगे, ठीक है, एक दूसरे पे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आप कुछ भी करिए, प्लीज़ डू टेल द वर्ल्ड कि हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं और ये चीज़ का इम्प्लीकेशन ये हो सकता है।
ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरीज विल कंडक्ट देयर एक्टिविटीज इन अ ट्रांसपेरेंट फैशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी को भी प्रमोट करने की बात कही गई है कि जो सारे स्पेस एजेंसीज हैं ये एक दूसरे के साथ मिल करके इंटर ऑपरेबल सिस्टम बनाएं, ताकि जैसे ISS है, यहाँ पे कई सारे देश, 4-5 देश हैं जो कि कोलैबोरेट करके वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रिसर्च चला रहे हैं। अब चाइना सोचिए अपना खुद का रिसर्च स्टेशन बनाएगा और वहाँ पे मतलब डिप्लॉय करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। इंडिया अपना खुद का करेगा, US फिर खुद का करेगा, रशिया खुद का करेगा, तो ये सब चीज़ों की बहुत दिक्कत हो सकती है ना। और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स मान लो कि इंडिया का ख़राब हो गया, अगर ये इंटर ऑपरेबल होगा तो नासा से हम बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ अभी कुछ दिनों के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट लैंड कर दीजिए, या हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अपने यहाँ पे रोक लीजिए, है ना। तो इसीलिए इंटर ऑपरेबल सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में आप देखिए फ़ोन में हर जगह पे C टाइप केबल स्टैंडर्डाइज हो चुका है, माइक्रो USB जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, सैमसंग बनाए चाहे कोई सी भी कंपनी बनाए, है ना, वो चीज़ सबके ऊपर काम कर जाएगी, ठीक है। तो कुछ इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इमरजेंसी असिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है कि किसी भी तरह का कोई पर्सनल है या किसी स्पेस एजेंसी का एम्प्लॉई है, अगर वो डिस्ट्रेस में है तो फिर लोगों को हेल्प करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, अब ये क्यों ज़रूरी है, आपको पता होगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी लिया है केस्लर सिंड्रोम पे, स्पेस डेब्री, आप देख सकते हो वहाँ पे जा करके मेरे मतलब प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक नीचे डाल दूँ, केस्लर सिंड्रोम या फिर स्पेस डेब्री। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, जब तक हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, तब तक हम कैसे नई चीज़ों के लिए जगह बना पाएंगे। प्लस स्पेस डेब्री को भी मॉनिटर करना है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चीज़ों का रजिस्ट्रेशन हो प्रॉपरली, ठीक है। रिलीज ऑफ साइंटिफिक डेटा, प्रिजर्विंग हेरिटेज, ये ध्यान रखना, आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरीज कमिट टू प्रिजर्विंग आउटर स्पेस हेरिटेज। इसके अलावा स्पेस रिसोर्सेज की जब बात आती है तो एक्सट्रैक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग स्पेस रिसोर्सेज इज की टू सेफ एंड सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन, एंड आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरीज अफर्म दैट सच एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड इन कॉम्प्लायंस विथ आउटर स्पेस ट्रीटी। बट दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इसके क्रिटिक्स हैं ये बोलते हैं कि ये लॉ ये नहीं मानते हैं, इसको फ्लाउट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा जरूर है इसको कि भाई हम आउटर स्पेस ट्रीटी की तरह ही ये मानेंगे कि जो आउटर स्पेस है उस पर किसी भी कंट्री का एकाधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जब हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, जो रशिया ने स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज किया है, उसने ये कहा है कि जब हम आउटर स्पेस की ट्रीटी की बात करते हैं तो वहाँ क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी एक देश का एकाधिकार वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन आर्टेमिस अकॉर्ड में ये प्रोविज़न नल एंड वॉइड करके इन्होंने अपनी टेरिटरी डिफाइन करने की बात कही है, ठीक है। डी कॉन्फ्लिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, ऑब्वियस ही बात है ये पीसफुल एक्सप्लोरेशन जैसा ही है कि कोऑर्डिनेटेड पीसफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे, हार्मफुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव कंपटीशन एक तरह से कह सकते हो आप तरह से कि पॉजिटिव कंपटीशन रखेंगे कि हाँ भाई आपको आगे निकलना है लेकिन एक दूसरे सपोर्ट करके आगे निकलना है, ठीक है। अच्छा, टांग पीछे खींचने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। ऑर्बिटल डेब्रिस तो मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि ये सेफ डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस की बात करता है, मतलब बहुत वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम है इसका पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्पेस डेब्री की भी बात करेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस स्टेशन है वहाँ भी कोलैबोरेशन की बात कह रहे हैं, मून पे तो है ही है हैबिटेशन का, और इवन वहाँ पे तो प्लान भी है 2024 में एक फीमेल और एक मेल को, फर्स्ट फीमेल होंगी जो भी जाएंगी, फर्स्ट वुमेन होंगी, उनको भेजना। और इसके अलावा लूनर एक्सप्लोरेशन से भी बियॉन्ड जाने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया को क्यों साइन करना चाहिए, पहली चीज़ तो ये समझना कि इससे इन्हेंस्ड कोऑपरेशन होगा। क्यों भाई, क्योंकि नासा के साथ हम अगर जुड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है नासा की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे रिलेटिवली बेटर है इन जनरल बोल रहा हूँ, 100% अभी भी नहीं कहूँगा, है ना। क्योंकि देखो हमने चंद्रयान पे कोशिश की अपना रोवर लैंडर उतारने की, ठीक है, बट हम फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं हम नासा से हेल्प ले सकते हैं इन सब चीज़ों में, उनसे सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इसरो किसी भी तरीके से कम है, लेकिन फिर भी नासा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और नासा वालों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ क्वाड्स, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप। तो ध्यान रखना क्वाड में एक ग्रुप बना है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप, और इसका एक नेचुरल एक्सटेंशन होगा क्वाड। अब भाई ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आपको पता है वारफेयर ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। एक टाइम था जब जो फुट सोल्जर्स होते थे, ठीक है, अगर फुट सोल्जर्स मैं बोलूँ तो फिर दे वेयर द पावर, ठीक है। उसके बाद हाथी और घोड़ों का जमाना आया, ठीक है, कि हाथी जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा ताकतवर है, जिसके पास घोड़े हैं, चंगेज खान देखिए घोड़ों पे जीतता था वार, ठीक है। तो
इनका ज़माना आया। फिर जब ब्रिटिश टाइम आया, जब कॉलोनियलिज्म का पीरियड आया, तो नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई, जिसके पास नेवी है वो जीतेगा। फिर एयरफोर्स की बारी आई, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ड्रोन अटैक हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो जिसके पास ये सब ट्री में ज़्यादा अच्छी रहेगी वो जीतेगा। तो ये सिक्योरिटी अलायंस भी है, ध्यान रखना दोस्तों, ये कैसा है, सिक्योरिटी अलायंस है। और यहाँ पे हम डेफिनेटली नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स, बिकमिंग पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। बिल्कुल सिंपल सी बातें कही गई हैं, बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस में बहुत काम आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रीलिम्स में देखो दोस्तों, एक चीज़ ये पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया है, ठीक है। प्रीलिम्स में इनडायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूएसएसआर ने इसका क्रिटिसिज्म क्या किया है कि दिस इज रेनफोर्सिंग यूएस हेजेमोनी, इट इज प्रोवाइडिंग यूएस एज सेंट्रल रोल इन डिसाइडिंग व्हाट विल बी द फेट ऑफ आउटर स्पेस रिसोर्सेज एंड कॉलोनाइजेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यूएस को हम सेंट्रल रोल नहीं दे सकते, ये भाई मिल बांट करके हम साथ में काम करेंगे तो समझ में भी आता है। तो आप नासा को लॉन्च करने से पहले हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, चाइनीज बोलते हैं हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म ये भी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये यूएस को सेंट्रल रोल देता है, और यूएस एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होने के नाम से ये बोलती है कि जो भी वहां पे पहुंच करके एक्सप्लोर करेगा, जो माइन करेगा, वो उसका रहेगा, ठीक है। दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ओपन स्पेस ट्रीटी, ध्यान रखना, इसके अगेंस्ट है, ओपन स्पेस ट्रीटी के अगेंस्ट है ये, है ना। तो इस क्रिटिसिज्म के बेसिस पे आपका यूएसएसआर एंड चाइना हैव ऑब्जेक्टेड टू इट एंड डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ इट, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मार्स एंड बियॉन्ड। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि यूएस हेजेमोनी जब स्ट्रांग होगी तो यूएस का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहेगा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डिसाइड करने में किसी भी कंट्री की, कि भाई मार्स या फिर लूनर पे जब भी हम ह्यूमन सेटलमेंट बनाएंगे तो किस तरीके का रहेगा। इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस कैसे, क्योंकि रशिया एंड चाइना दोनों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है, दोनों ने क्रिटिसाइज किया है। और साथ ही साथ रशिया भी जा करके आपका चाइना के साथ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन पे काम कर रहा है। तो फिर इंडिया को कहीं ना कहीं बैलेंसिंग रोल अपनाना पड़ेगा। वी हैव टू बैलेंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, ध्यान रखना। फोकस ऑन इट्स इंडिजिनस प्रोग्राम में भी कॉम्प्रोमाइज। तो ध्यान रखना कि अगर हम यूएस की बात करेंगे तो हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। तो आई होप ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो पॉसिबल वे क्या है, इंडियाज डिसीजन शुड बी ऑन मेरिट्स। और वे आउट आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना होता है दोस्तों, आपको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया का जो डिसीजन है वो किस पे होना चाहिए, मेरिट्स पे होना चाहिए। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विथ यूएस। ऑब्वियस ही बात है, हमें यूएस के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। हम ऑलरेडी चंद्रयान और नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार पे काम कर रहे हैं, दैट इज निसार, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, निसार, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रैटेजिक बैलेंस विथ रशिया। तो रशिया के साथ हम दोस्तों हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं। हालांकि अब रशिया भी हमको देख रहा है कि हम यूएसए की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, तो रशिया भी पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहा है, चाइना के साथ ज़्यादा इंगेज कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें भी कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चीज़ों को चलना पड़ेगा। ऑल्दो रशिया की टेक्नोलॉजी अब उतनी अच्छी नहीं रही है, जैसे चंद्रयान का भी एक कंपोनेंट जो था शायद रोवर और लैंडर, ठीक है, कोई एक चीज़ रशिया को डिज़ाइन करना था, बट दे फेल्ड मेनी टाइम्स, है ना। और उसके बाद फिर इसरो ने कहा कि नहीं, हम खुद का ही बनाएंगे, ठीक है। इंडिजिनस प्रोग्राम्स की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इंडिजिनस प्रोग्राम में जब भी हम बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट अप करना जरूरी है ना, और इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बारी है आज के सवाल की, तो देखते हैं आज का सवाल। तो दोस्तों आज का जो सवाल था दैट वाज, इट इज़ अ फ्रेमवर्क टू पीसफुली इवॉल्व ह्यूमंस एज मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज। दोस्तों देखो, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया लूनर एंड बियॉन्ड ह्यूमन हैबिटेशन पे बात की गई है। तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमंस जो हैं वो धीरे धीरे मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज की तरह इवॉल्व हो रहे हैं, और डेफिनेटली आर्टेमिस अकॉर्ड कहीं ना कहीं उसी से डील करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, समझ में आई बात। दूसरा स्टेटमेंट सेज दैट इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस अकॉर्ड। मैंने अभी भी कहा कि इंडिया इज पार्ट ऑफ ओपन स्पेस ट्रीटी बट नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। और यूपीएससी का फेवरेट चीज होता है, कोई भी अकॉर्ड उठाएगा उसमें दे देगा एक स्टेटमेंट, इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ठीक है। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रिटिक्स टर्म इट एज रेइनफोर्समेंट ऑफ यूएस हेजेमनी विच इज वेरी ट्रू, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि यूएसएसआर ने ये चीज कही है, ये कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी। आई होप दोस्तों कि आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब टू अस एज वेल एज शेयर अस टू विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों हमेशा से कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और इसीलिए मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ जितना हो सके हमारे लेक्चर को बांटिए, बढ़ाइए
इससे हमें भी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता है, साथ साथ आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ता है, आपका भी नॉलेज बढ़ता है। तो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।